हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि मेथनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो मेथनॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करने के बाद बेटा अब हम इथेनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स की कुछ इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ इथेनॉल क्या है। इथेनॉल को हम केमिकल फार्मूले के रूप में CH3CH2OH या C2H5OH भी लिख सकते हैं। इथेनॉल ग्रीन एल्कोहल है। ग्रेन एल्कोहल है। क्यों कहते हैं इसे ग्रेन एल्कोहल? क्योंकि ऑब्टेन फ्रॉम द स्टार्च रिच ग्रेन, क्योंकि इसे हम किसी ऐसे ग्रेन से, किसी ऐसे अनाज से प्राप्त करते हैं जिसमें स्टार्च, जो स्टार्च रिच होता है, मतलब स्टार्च एक्सेस में, अधिक मात्रा में उसमें स्टार्च पाया जाता है। जैसे बार्ले, जौ की बात करें तो जौ से भी हम एथिल अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। हम अगर बात करें राइस, चावल, तो उस पर भी स्टार्च, वो भी स्टार्च रिच ग्रेन है, स्टार्च से बनाते हैं। इसलिए इस मेथड को, इसलिए एथिल अल्कोहल को हम ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना। फिर एथिल अल्कोहल को एक और नाम से जानते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। क्यों बोलते हैं हम स्पिरिट ऑफ वाइन? मैं बात करता हूँ तो स्पिरिट ऑफ वाइन ड्यू टू द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वाइन, क्योंकि ये जो इथेनॉल है, ये जो इथेनॉल है बेटा, ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है किसका? वाइन का, शराब का या किसी अल्कोहल का, जो हम एज अ ड्रिंक के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो हम तो नहीं, हम अपने ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि हमारा समाज दारू को, अल्कोहल को, वाइन को, बियर को, जो भी हम क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है? इथेनॉल ही होता है। ठीक है ना। अब तक 54% सबसे अधिक अल्कोहल का अमाउंट वाइन में, ब्रांडी में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल मेथड्स की। तो एथिल अल्कोहल की इंडस्ट्रियल मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं, फ्रॉम सुगर केन जूस एंड सेकेंड मेथड फ्रॉम मोलासेस। एक मेथड और भी होता है जैसे हम लोग फ्रॉम स्टार्च कहते हैं। इसके बाद हो सकेगा तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रॉम सुगर केन जूस से हम कैसे एथिल अल्कोहल बनाते हैं? देखिए, फ्रॉम सुगर केन जूस को 10% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, चीनी का हम 10% क्या बना देते हैं? गन्ने से जो चीनी मिलती है उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं 10% बनाकर उसका फर्मेंटेशन कराते हैं। आपको पता है पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्मेंटेशन क्या होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईस्ट डाल देते हैं इस शुगर सॉल्यूशन में। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, जनरली 22 आवर्स से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, हमें एथिल अल्कोहल मिलता है। ये जो फर्मेंटेशन से एथिल अल्कोहल मिलता है, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल चेंजेस होता है, वो कुछ ऐसे होता है। केन शुगर के डाइल्यूट सॉल्यूशन में का जब डाइल्यूशन करते हैं तो इन्वर्टेज एंजाइम जो ईस्ट से मिलता है, ये इसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फार्मूला दोनों का सेम होता है, आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये दोनों कंपाउंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ये तो क्लियर है। फिर इस ग्लूकोज को उठाते हैं
जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो ईस्ट से निकलता है ये इसे कन्वर्ट कर देता है C2H5OH प्लस CO2, स्कैप आउट हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यहाँ पर जो हमें C2H5OH मिलता है उसे वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं। इस वाष्प का FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं है, FD का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं जिससे हमें क्या मिलता है? एथिल अल्कोहल मिलता है, ठीक है ना। यहाँ से जो एथिल अल्कोहल मिलता है वहाँ 6 to 10% ही एथिल अल्कोहल होता है। इसको हम लोग क्या कराते हैं? इसके हम लोग एनालिसिस कराते हैं। अभी बताएंगे तो एक एपारेटस के बारे में जिसमें हम लोग ये प्रोसेस कराते हैं। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मिलता है? एथिल अल्कोहल मिलता है। तो ये तो आपका एक फर्स्ट मेथड है फ्रॉम शुगर केन जूस। शुगर केन जूस से हम क्या बना लेते हैं? एथिल अल्कोहल। अब हम फर्दर बात करेंगे यहाँ पर सेकंड मेथड की। जो नीचे आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं इसको एक बार क्लियर कर लेंगे। इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं। मैंने बोला था भी एथिल अल्कोहल मिलता है 20 से 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्मेंटेशन कराते हैं ईस्ट की प्रेजेंस में। तो आफ्टर फ्यू डेज आपको क्या मिल जाता है? ये केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे हमें जो भी एथिल अल्कोहल मिलता है उसे वाष्प कहते हैं। वाष्प का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल मिलता है, ठीक है बेटा। अब आइए राइट हैंड साइड इस तरफ आप बोर्ड के देखिए। यहाँ पर मैंने सेकेंड मेथड को डिस्क्राइब किया है। सेकेंड मेथड क्या है आइए बताता हूँ। तो बेटा सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं? देखिए मोलासिस। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मोलासिस होता क्या है। मोलासिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। ये शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट होता है मोलासिस। इसे हम लोग हिंदी में सीरा बोलते हैं। जब शुगर इंडस्ट्री में, चीनी मिलों में इस केन शुगर के जूस से हम शुगर बनाते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें से उसका जो केन शुगर होता है उसमें से 60% अप्रॉक्स शुगर का को क्रिस्टलाइज करके एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। 40% से लेकर 30% के बीच ऐसी शुगर बच जाती है जिसका क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो एक तरह से वो ये जो मोलासिस है दिस इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ शुगर मिल। शुगर मिल का क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बेटा। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही मोलासिस कहलाता है। कैसा होता है मोलासिस? डार्क ब्राउन कलर का सीरपी लिक्विड, सीरप की तरह का लिक्विड होता है जिसमें 30 to 40% शुगर होती है। सबसे पहले इससे मोलासिस से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए इसका डाइल्यूशन जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर भी हम फर्मेंटेशन कराने जा रहे हैं। फर्मेंटेशन की एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि वो 10% से ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं होना चाहिए। तो हम इतना वाटर इसमें ऐड करते हैं कि 8 to 10% शुगर सोल्यूशन बन जाए। आफ्टर दैट इसे 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल एक्सटेंट में H2SO4 मिलाकर और फूड ऑफ ईस्ट जैसे हम अमोनियम सल्फेट जैसे कंपाउंड को यहाँ पर, या अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये मैं बता चुका हूँ आपको फर्मेंटेशन में, जिन्हें जो एज आ फूड ऑफ ईस्ट यूज होते हैं, इसमें ये भी ऐड कर देते हैं। तो ये कंडीशंस देने के बाद अब हम देन क्या करते हैं? देन फॉलोइंग द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर ये केमिकल चेंजेस होते हैं सेम जो यहाँ पर मैंने बताए थे। केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे क्या मिलता है हमें? इन केमिकल चेंजेस से हमें C2H5OH मिलता है, CO2 बाहर निकलती है, C2H5OH को वाष्प कहते हैं, और वाष्प में बेटा क्या होता है? 6 to 10% एथिल अल्कोहल। इसे कंसंट्रेट करने के लिए, इससे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एक ये एपैरेटस जिसे हम लोग
एनालाइजर एंड रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज द एनालाइजर, दिस इज द रेक्टिफायर एंड दिस इज द कंडेंसर। इस apparatus पे 3 मेन पार्ट हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइजर के लो बॉटम रीजन से हम क्या फ्लो करते हैं, स्टीम फ्लो करते हैं। एनालाइजर के बॉटम रीजन से हम स्टीम फ्लो करते हैं। इधर रेक्टिफायर के अपर रीजन से हम क्या डालते हैं, यहाँ से मिली हुई ये वाष्प फ्लो करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टीम हॉट वाष्प ये इधर पहुँचता है, ये हॉट वाष्प जो है इधर आता है, और ध्यान देना बेटा, और आपको क्या मिलता है, हॉट वाष्प जब इस डायरेक्शन में चलता है तो हमें यहाँ से जो स्टीम जा रही है इस चेम्बर में, इस डक्ट के थ्रू, पासिंग ट्यूब के थ्रू यहाँ पहुँचती है। स्टीम प्लस अल्कोहल ये हीट होकर के इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जाता है। वाटर कंडेंसर क्या करता है, जो एथिल अल्कोहल की वेपर पहुँचती हैं, क्योंकि एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है किससे बेटा, क्योंकि एथिल अल्कोहल का, ये डायग्राम देख लीजिए एक बार सही से, मैंने क्या बताया फिर से एक बार देख लीजिए कि दिस इज द एनालाइजर, दिस इज द रेक्टिफायर, ये एनालाइजर है और ये रेक्टिफायर है, और दिस इज द वाटर कंडेंसर। यहाँ से हम एनालाइजर के बॉटम रीजन से स्टीम डालते हैं, ये कुछ पाइप्स लगे होते हैं, ये वाल्व होते हैं इन पर, ठीक है ना, ये वाल्व के ऊपर लगी हुई कैप होती है। जब स्टीम यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से होती हुई यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से होती हुई यहाँ पहुँचेगी, ठीक है ना, और यहाँ से होती हुई स्टीम इधर जाएगी। ये स्टीम प्लस अल्कोहल इस डायरेक्शन में पहुंचकर रेक्टिफायर में पहुंचता है, क्योंकि वाष्प रेक्टिफायर में इस ट्यूब के अंदर फ्लो की जाती है। ये वाष्प यहाँ पहुंचती है, ध्यान देना, ये वाष्प यहाँ पहुंचती है, यहाँ टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ से एथिल अल्कोहल और स्टीम की वेपर इसके अंदर पहुँचती है। इसके अंदर से स्टीम चूँकि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ ऊपर इसकी वेपर उठती है अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल की वेपर को कंडेंसर में हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने से क्या होता है, हमें मिलता है C2H5OH लिक्विड फॉर्म। इस तरह से जो हमें ये C2H5OH मिलता है, ये C2H5OH अप्रॉक्स 93% से लेकर हम कह सकते हैं कि इस तरह से मिला हुआ एथिल अल्कोहल अप्रॉक्स 90% क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। याद रहे, इसका भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने पर 3 चीज़ें मिलती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, फ्रैक्शन कंटेन एसिटल्डिहाइड एंड अदर लो बॉइलिंग कंपाउंड। पहले फ्रैक्शन में एसिटल्डिहाइड और अदर लो बॉइलिंग वाले कंपाउंड मिलते हैं। मिडिल फ्रैक्शन में 93 से 95% W/W में एथिल अल्कोहल मिलता है, ठीक है। और थर्ड या लास्ट हैवी फ्रैक्शन जो होता है कंटेन द हायर होमोलैगस ऑफ एथिल अल्कोहल्स सच एज द प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल्स जैसे अल्कोहल्स मिलते हैं जो एथिल से हायर हो सकते हैं। लेकिन हमें इस तरह से कहने का ये मतलब कि इस मेथड से हमें क्या मिल जाता है, इस मेथड से हमें एथिल अल्कोहल मिलता है जो 90% से एबव कैसा होता है, कंसंट्रेट होता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, बात मैंने कहा था आपसे कि हम इसी मेथड में एक मेथड और डिस्कस कर लेंगे, जिस मेथड का नाम क्या है, थर्ड मेथड है यहाँ पर फ्रॉम स्टार्च। चलिए अभी वीडियो में समय है थोड़ा, इस मेथड को भी डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए बेटा, फ्रॉम स्टार्च से हमें
किस तरह से स्टार्च क्या होता है? Being the cheap starch is an important source of the raw materials used for the manufacturing of the ethyl alcohols, maize, barley, potato, ठीक है ना, etc. contain the higher content of starch. इन सब में हायर कंटेंट पाए जाते हैं स्टार्च के। इससे बार्ले में, मेज में और इसी तरह से पोटैटोज, इसमें हायर कंटेंट होता है स्टार्च का। इससे कुछ स्टेप्स हम इन्वॉल्व करते हैं जिसके थ्रू स्टार्च से हम फॉलोइंग स्टेप, जिसके थ्रू स्टार्च से हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सैक्रिफिकेशन। बेटा स्टार्च का याद रखना, मैं पहले एक साइड व्यू दे दूँ। स्टार्च का हम क्या करते हैं? सैक्रिफिकेशन करते हैं। सैक्रिफिकेशन में याद रखना, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू द माल्टोज। सैक्रिफिकेशन का मतलब होता है, सैक्रिफिकेशन का डबल सी होता है। सैक्रिफिकेशन का मतलब होता है कि स्टार्च को हम कन्वर्ट करते हैं माल्टोज, ठीक है ना। जब सैक्रिफिकेशन हो जाता है, ये जो सैक्रिफिकेशन की प्रोसेस है ये 3 स्टेप में पूरी होती है। तो स्टार्च का सैक्रिफिकेशन करके हम क्या बना लेते हैं? माल्टोज। अब ये माल्टोज बनने की जो ये प्रोसेस है ये 3 स्टेप में पूरी होती है। कौन कौन से स्टेप हैं जरा देखिए, ये कौन कौन से स्टेप हैं बेटा? ये स्टेप है सबसे पहला मैसिंग। फर्स्ट स्टेप इज द मैसिंग। सेकेंड स्टेप होता है माल्टिंग, और थर्ड स्टेप होता है आपका हाइड्रोलिसिस। मैसिंग क्या होता है मैं बता दूं आपको। स्टार्ची मटेरियल्स लाइक द बार्ले, पोटैटोज एंड मेज, इनको लेते हैं, फाइनली कट, इनको छोटा छोटा कट करते हैं, और कट करने के बाद इनकी स्मॉल पीसेस जो होते हैं इन्हें ट्रीटेड विद अ सुपर हीटेड स्टीम। हीट के थ्रू इन्हें सुपर हीटेड स्टीम, बहुत गर्म भाप के थ्रू इन्हें हीट करते हैं हाई प्रेशर पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ब्रेक द सेल वॉल, जिससे इनकी जो सेल वॉल होती है वो ब्रेक होती है, और सेल वॉल के ब्रेक होने से एक हमें पेस्ट मिलता है। उस पेस्ट को याद रखना, मैसिंग क्या होती है मैंने बोला, ये इन चीज़ों को, इनका स्मॉल पीसेस लेते हैं, इन्हें हीट करते हैं, और हीट ही ना बोलो आप, सुपर हीटेड बाई स्टीम, जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो, ठीक है ना। हाई प्रेशर पर इसे स्टीम की मदद से हेल्प से हीट करते हैं, जिससे इसकी सेल वॉल ब्रेक होती है। सेल वॉल ब्रेक होने से क्या मिलता है? हमें एक पेस्ट मिलता है। इस पेस्ट को हम मैस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को मैसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब माल्टिंग क्या होती है, बात करते हैं माल्टिंग की। तो मोस्ट मॉइस्ट बार्ले इज जर्मिनेट। इस माल्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? देखिए, माल्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले भीगे हुए मॉइस्ट बार्ले ले, इनको हम डार्क में रखकर बेटा जर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। जब ये
इनका जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम इन्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ले जाते हैं, राइज करते हैं टेम्परेचर को, जिससे क्या होता है, बार्ले स्कार्ड जब जर्मिनेट कर लेते हैं तो उस समय बार्ले को माल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट। माल्ट इज द क्रश, माल्ट इज द क्रस्ड। माल्ट क्या होता है? माल्ट जो है वो क्रस्ड किया हुआ, पिसा हुआ एक्सट्रैक्ट होता है विद वाटर एंड द फिल्ट्रेट। वाटर और फिल्ट्रेट से निकला हुआ जो लिक्विड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं। द फिल्ट्रेट, तो इसे क्रश करने के बाद इसको जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है, उसी फिल्ट्रेट को हम लोग एक तरह से माल्ट कहते हैं। इस माल्ट में बेटा डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है। इस फिल्ट्रेट में क्या होता है? डायस्टेज एंजाइम होता है। ये डायस्टेज एंजाइम निकालने के लिए हमने सिर्फ माल्ट का एक्सट्रैक्ट बनाया। तो डायस्टेज एंजाइम वाला ये फिल्ट्रेट ही क्या कहलाता है? माल्ट एक्सट्रैक्ट कहलाता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट इज एडेड टू द मास। अब इस माल्ट एक्सट्रैक्ट को, जिसमें डायस्टेज एंजाइम है, यहाँ से जो हमें मैस मिला, थर्ड स्टेप आ जाइए बेटा, हाँ इसमें इसी स्टेप में, तो मैस में हम क्या डालते हैं? डायस्टेज एंजाइम डालते हैं। डायस्टेज एंजाइम किससे मिला हमको? माल्ट एक्सट्रैक्ट से मिला। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ से होता क्या है कि मैस में जो स्टार्च होता है, ये मैस का